हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल चैतन्य अकेडमी पर। इंटीग्रल कैलकुलस में आगे बढ़ते हुए आज हम कवर करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रिपल इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। इसके पहले हमने डबल इंटीग्रेशन कवर किया था। डबल इंटीग्रेशन में हमने उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग सीखा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग के साथ साथ हमने देखा कि कैसे हम डिफरेंट बाउंडेड रीजन्स में अलग अलग सरफेस के अलोंग डबल इंटीग्रेशन को एवेल्युएट करते हैं। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन का या वॉल्यूम इंटीग्रेशन का। कोई ट्रिपल इंटीग्रल जो है वो वॉल्यूम इंटीग्रल कैसे होता है, कब बनता है, इन सारी चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल। तो डेफिनेशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल के अंतर्गत मान लिया जाए कि हमको कोई एक 3 वेरिएबल फंक्शन गिवन है। अब चूंकि ट्रिपल इंटीग्रेशन की बात हो रही है तो वेरिएबल भी हमारा 3 वेरिएबल से मिलकर ही बना होगा, क्योंकि यहाँ पे जितना भी रीजन हम डिफाइन करने जाएंगे वो 3 डायमेंशनल रीजन होगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस सभी होगा इसमें, क्योंकि ट्रिपल इंटीग्रेशन में हम 3 वेरिएबल पे काम करेंगे। तो सपोज 3 वेरिएबल से मिलकर बना कोई एक फंक्शन f ऑफ x y z हमारे पास है, जिसको हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं, जो कि किसी रीजन V में डिफाइंड है। अभी तक रीजन को हम R कहते थे xy प्लेन पे। अब 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करेंगे तो हम रीजन को हमारा क्या बोलेंगे, बाउंडेड रीजन को V बोलेंगे। अब रीजन बोले या वॉल्यूम बोले, दोनों का मतलब एक ही है, जैसा भी हम इसको समझ सके। तो सपोज किसी रीजन या किसी वॉल्यूम V में कोई एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन हमने f ऑफ x y z को डिफाइन किया है। अब इस वॉल्यूम V को यदि हम n सब वॉल्यूम्स में डिवाइड कर दें, सपोज वी डिवाइड दिस वॉल्यूम V इनटू n सब वॉल्यूम्स, जिनका नाम हम रखें del V1, del V2, del V3 अप टू del Vn। सपोज दीज आर द n सब वॉल्यूम्स। अब यदि n सब वॉल्यूम्स को हम बात करें, उसमें यदि हम सपोज आयत सब वॉल्यूम ले लें, del vi भी द आयत सब वॉल्यूम, जहां i जो है वो 1 से लेके n तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब n सब वॉल्यूम्स को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, बाद में जब सम करते हैं 1 to n, i is equal to 1 to n। तो सपोज आयत सब वॉल्यूम में हमने कोई एक पॉइंट लिया p x y z, तब जो सम होता है उसको हम लिख सकते हैं i is equal to 1 to n f of x y xi yi zi into del vi। इसका मीनिंग क्या होता है, del vi को हम del xi into del yi into del zi भी लिख सकते हैं, जो कि वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। जब वॉल्यूम की बात की जाती है तो हम सब अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मतलब लेंथ, विड्थ एंड हाइट की बात होती है। तो तीनों एक्सिस पे जो है वो साथ में काम होता है। अब ये जो f of xi yi zi जो है, ये कोई भी एक पॉइंट होता है उस सब वॉल्यूम del vi के अंदर। अब इसको भी हम समझेंगे अभी। पहले एक और कंडीशन यहाँ पे देखें कि यदि n इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करे, जहां n क्या है, नंबर ऑफ सब वॉल्यूम्स। अब ये सब वॉल्यूम्स यदि इंफिनिटी की तरफ हम लेकर चले, मतलब बहुत सारे सब वॉल्यूम्स बना ले, तो हमारा जो पॉइंट है ना, जो सब वॉल्यूम है, वो किसी आयत सब वॉल्यूम किसी एक पॉइंट पे जाके सिंक्रोनाइज हो जाएगा, किसी एक पॉइंट पे जाके श्रिंक हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि लिमिट जो है हमारी वो इनफाइनाइट, जो ये लिमिट है ये एग्जिस्ट होनी चाहिए Sn के लिए, जहां Sn क्या है, उस आयत सब वॉल्यूम में उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दिए गए फंक्शन और सब वॉल्यूम के प्रोडक्ट का एक सम होता है, जहां i is equal to 1 to n होता है। अब यदि ये लिमिट एग्जिस्ट होती है तो ही हम ट्रिपल इंटीग्रल को बोलेंगे कि भैया वो जो है वो वैलिड है। ट्रिपल इंटीग्रल जो है वैलिड होगा यदि ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करे। अब इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा i is equal to 1 to n f of xi yi zi into del xi del yi del zi। तो ये जो सम है, इस सम को हम कहते हैं ट्रिपल इंटीग्रल या फिर वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन ओवर द वॉल्यूम v। अब चूंकि यहाँ पे हम सम की बात कर रहे हैं, अब यदि ऐसे इंटीग्रेटेड सम की बात करें तो उसको हम ट्रिपल इंटीग्रल v f of x y z dx dy dz से भी डिफाइन कर सकते हैं। अब बेसिकली यदि हम इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें तो होता क्या है यहाँ पे कि जो ये हमारा पॉइंट है, मान लो सपोज f of xi yi zi कोई एक पॉइंट है। ये जो पॉइंट है इसको हम एक डेंसिटी फंक्शन की तरह कंसीडर कर सकते हैं। अब जैसे हम एक वॉल्यूम के लिए एग्जांपल सेट करें, तो सपोज एक हम रूम की बात करें, कमरे की बात करें जो 6 दीवारों से घिरा हुआ है, तो 6 दीवारों के अंदर जो हमारे पास बन रहा है वो क्या होता है, उस कमरे का, उस रूम का एक वॉल्यूम होता है। अब उस वॉल्यूम को यदि हम n छोटे छोटे सब वॉल्यूम्स में डिवाइड करें, तो सपोज यहाँ पे एक छोटा सा सब वॉल्यूम हमने बनाया जिसको कहा आयत सब वॉल्यूम। उस आयत सब वॉल्यूम में यदि हम एक पॉइंट ले लें, तो उस पॉइंट का यदि हम वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करें, वो जो पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी फंक्शन कहते हैं। ये जो f of xi yi zi जो है, ये एक डेंसिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो उस यूनिट पॉइंट का यदि हम उसको डेंसिटी फंक्शन कंसीडर करके चले, तो हम अच्छे से जानते हैं कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम जो है वो मास को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ओवरऑल यदि हम बात करें तो ये
जो ट्रिपल इंटीग्रल है ये एक मास को रिप्रेजेंट करता है ओवर द वॉल्यूम v, उस डेंसिटी फंक्शन के मास को रिप्रेजेंट करता है। अब मान लिया जाए आयत सब वॉल्यूम के लिए हमने अभी तो ये निकाला कि हमने कहा हमने एक रूम में कई सारे मतलब एक पूरे कंप्लीट वॉल्यूम को आई सब वॉल्यूम्स में हमने n नंबर ऑफ सब वॉल्यूम्स में डिवाइड किया। अब आयत सब वॉल्यूम में हमने कहा कि एक डेंसिटी फंक्शन है, उस डेंसिटी फंक्शन को यदि हम वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करें तो उस पर्टिकुलर वॉल्यूम का हमको क्या मिल जाएगा, एक मास मिल जाएगा। अब ऐसे ही n नंबर ऑफ सब वॉल्यूम्स में यदि हम ये काम करें, हर एक सब वॉल्यूम में यदि हम उस डेंसिटी फंक्शन को उस वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरे कंप्लीट वॉल्यूम के लिए छोटे छोटे मास की वैल्यू मिल जाएगी। उन सारे मास को यदि हम i = 1 to n पे सम कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक सम मिलता है, एक लिमिट मिलती है जिसको हम कहते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो इस प्रकार ट्रिपल इंटीग्रेशन जो है वो एक कंप्लीट मास को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे एक सिचुएशन और बनती है, यहाँ पे दो केस जनरेट होते हैं कि ये जो ट्रिपल इंटीग्रल है ओवर द वॉल्यूम v f(x,y,z) dx dy dz, इसमें यदि ये f(x,y,z) का वैल्यू 1 नहीं होगा तो ये ट्रिपल इंटीग्रल एक वॉल्यूम को, एक मास को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि f(x,y,z) एक डेंसिटी फंक्शन की तरह बिहेव करता है। अब यदि इस f(x,y,z) का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाए, सपोज इफ f(x,y,z) = 1, तो जो ट्रिपल इंटीग्रल है वो बन जाएगा हमारा इस तरह से dx dy dz। अब जो है ये ट्रिपल इंटीग्रल केवल एक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब उस बंद कमरे में यदि जो वॉल्यूम है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम v dx dy dz। यदि डेंसिटी फंक्शन अपेयर होता है, f(x,y,z) का वैल्यू 1 नहीं होता है, तो ये जो वॉल्यूम है, ये जो ट्रिपल इंटीग्रल है, ये एक मास को रिप्रेजेंट करता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू हम दोनों ही केसेस में बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम बड़ी आसानी से ये समझ सकते हैं कि कैसे हम ट्रिपल इंटीग्रल को डिफाइन करते हैं। उम्मीद करेंगे कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपको इसका समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे कि हम कैसे ट्रिपल इंटीग्रेशन को एवेल्युएट करते हैं। तो आइए बात करते हैं इवेल्युएशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन की। इवेल्युएशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर अब हम देखते हैं कि किन किन कंडीशंस के अंतर्गत हम ट्रिपल इंटीग्रल को एवेल्युएट करते हैं। एक एग्जांपल भी हमने सामने लिखा है, इस पे आते हैं बाद में। पहले हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी कंडीशन है जिनके तहत हम ट्रिपल इंटीग्रेशन को एवेल्युएट कर सकते हैं। जैसे हमने डबल इंटीग्रेशन के केस में तीन डिफरेंट केसेस डबल इंटीग्रेशन के एवेल्युएशन में डिस्कस किए थे। सेम टू सेम केसेस यहाँ पर भी अराइज होंगे। अब देखिए होगा क्या यहाँ पे भी, केस नंबर 1 की यदि हम बात करें डबल इंटीग्रेशन में, हमने देखा कि यदि हमको दोनों प्रकार के इंटीग्रेशंस की लिमिट कांस्टेंट फॉर्म में गिवन होती थी तो dx dy या dy dx मैटर नहीं करता था। आपको जो दिया है पहले आप उसी प्रकार से इंटीग्रेशन करें। यहाँ पे भी देखिए होगा क्या कि केस 1 में यदि हम बात करें कि जो हमारा रीजन v है, हम कह सकते हैं कि इफ द रीजन v इज बाउंडेड बाय द इनइक्वालिटीज। अब मान लो ये जो रीजन v है वो बाउंडेड कैसा है, x बाउंडेड है आपका सपोज -a से लेके +a तक, y बाउंडेड है आपका सपोज -b से लेके +b तक, और z जो है वो सपोज हमारा बाउंडेड है -c से लेके c तक। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रिपल इंटीग्रल होता है ओवर द वॉल्यूम v ऑफ द फंक्शन f(x,y,z) dx dy dz, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम x = -a to a, या सिंपली -a to a -b to b -c to c f(x,y,z) dx dy dz या dz dy dx। अब देखिए यहां पर हमको लिमिट जो है वो ऐसे गिवन है कि क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि x की लिमिट जो है -a से a तक है, y की जो लिमिट है वो -b से b तक है, और z की जो लिमिट है वो -c से लेके c तक है। तो यहाँ पे तो मेरे हिसाब से कोई हमें डाउट होना ही नहीं चाहिए कि हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पहले करें, कौन सी लिमिट x की है, कौन सी लिमिट y की है और कौन सी लिमिट z की। तो इन सिचुएशंस पे यदि हम देखें तो यहाँ पे क्लियर हमको दिया गया है कि x की जो लिमिट है वो -a से है, y की जो लिमिट है -b से b है, और z की जो लिमिट है वो -c से c तक हमको गिवन है। अब जो भी फंक्शन होगा उसका x y z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे पहले काम क्या होगा, अब यहाँ पे जैसे हमको dz dy dx करना पड़ेगा, dz then dy
एंड देन dx। अब यदि हमको माइनस ए से ए, माइनस बी से बी, माइनस सी से सी यदि कहा गया है कि एक्स वाई जेड की लिमिट है, तो आप पहले जेड के लिए, फिर वाई के लिए, फिर एक्स के लिए करें। अब यदि मान लो हमको ऐसा नहीं कहा जाता कि एक्स वाई जेड जो है वो कहां कहां किन किन लिमिट से बाउंडेड है, और यदि ऐसा कहा जाता कि केवल आप इवेल्युएट करें 0 to 1, 0 to 2, 0 to 3, और यहाँ पे आपको कोई एक फंक्शन दे दिया जाए और कहा जाए dy dx dz। अब इस प्रकार से यदि हमको कहा जाता तो डबल इंटीग्रेशन में भी हमने जो बॉक्स पैटर्न देखा था वो पैटर्न यहाँ पे काम में आने वाला है। जब हमको ये नहीं कहा है कि कौन सा इंटीग्रल, कौन सी लिमिट किससे बाउंडेड है, ठीक है ना, कि x का आपको बाउंडेड रीजन दिया गया, y का बाउंडेड दिया गया, z का आपको बाउंडेड फॉर्म दिया गया। अब यहाँ पे जब इस तरह से कुछ भी हमको गिवन नहीं होता है तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम बॉक्स पैटर्न पे ही जाते हैं कि यहाँ पे यदि dy लिखा है तो जो सबसे पहला लिमिट है वो हमारा y के लिए होगा, देन सेकंड वाला जो लिमिट है वो होगा हमारा x का लिमिट, और जो लास्ट वाला बचता है वो फिर z के लिए। तो करना क्या होगा, सबसे पहले फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे 0 to 3 के लिए, देन जो भी वैल्यू आएगा उसको x का रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे 0 to 2 के लिए, एंड देन फिर जो आंसर आएगा उसको z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे हम 0 to 1 के लिए। क्लियर? तो जब इस तरह से हमको कांस्टेंट लिमिट गिवन हो, जब ये नहीं पता हो कि x की लिमिट, y की लिमिट, z की लिमिट क्या है, तो ये जो ऑर्डर दिया होता है इसी को हम फॉलो करते हैं कि पहले y के लिए लास्ट लिमिट, लास्ट इंटीग्रेशन, सेकंड इंटीग्रेशन x के लिए, और लास्ट वाला जो है वो फर्स्ट होता है, ठीक है ना, मतलब z के लिए। अब यदि यहाँ पे dy dx dz की बजाय dz dy dx होता तो पहले z के लिए, फिर y के लिए और फिर x के लिए, डिपेंड करता है कि हमको क्या गिवन है। तो कांस्टेंट लिमिट में हमको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि पहले हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें। अब सेकंड केस हमने वहां पे पढ़ा था कि हमको एक कांस्टेंट लिमिट गिवन हो, एक वेरिएबल लिमिट गिवन हो, और थर्ड केस हमने देखा था डबल इंटीग्रेशन में बाउंडेड रीजन का, जब हमको लिमिट नहीं गिवन होती थी, हमें अलग अलग डिफरेंट कर्व्स का बाउंडेड रीजन जो है वो डिफाइन करके दिया जाता था। फिर उस बाउंडेड रीजन में हम स्ट्रिप को डिफाइन करते थे कि स्ट्रिप हमारा पैरेलल टू y एक्सिस है या पैरेलल टू x एक्सिस है। उस बेसिस पे हम तय करते थे कि कांस्टेंट लिमिट किसका निकालना है और वेरिएबल लिमिट हमें किसका निकालना है। तो हम बड़ी आसानी से बाउंडेड रीजन में स्ट्रिप आइदर पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस जो है वो डिफाइन करके बड़ी आसानी से x और y की लिमिट जो है एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट फॉर्म में बड़ी आसानी से फाइंड आउट करते थे। यहाँ पे भी तीनों केसेस जो है सेम टू सेम वे में चलेंगे। पहला कांस्टेंट लिमिट बॉक्स पैटर्न, सेकंड जो आएगा आपको कांस्टेंट लिमिट और वेरिएबल लिमिट के फॉर्म में आएगा। मतलब हम केस 2 में ये चीज समझ सकते हैं कि सपोज हमारे पास जो बाउंडेड रीजन है, इफ द रीजन V is bounded by, if the region V is bounded by, सपोज इस प्रकार से बाउंडेड हो कि जो इंटीग्रल है उसमें हमको z जो है वो सपोज z1 of xy से z2 of xy और जो y है वो बाउंडेड होगा y1 of x से लेके y2 of x, एंड सपोज x जो है वो बाउंडेड होगा a to b। अब यहां यदि हमको इस प्रकार से बाउंडेड रीजन दिया जाए तो इंटीग्रेशन का जो तरीका है वो क्या रहेगा उसको हम समझते हैं। हम जानते हैं कि जो हमारा ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है किसी भी फंक्शन f ऑफ x y z का ओवर द वॉल्यूम dx dy dz, इसको फिर देखिए लिमिट्स हमको कैसी गिवन है, x की कांस्टेंट है, y की वेरिएबल लिमिट है और z की भी वेरिएबल लिमिट है। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो दो वेरिएबल वाला फंक्शन होता है उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होता है, उसके बाद वन वेरिएबल वाला इंटीग्रल सॉल्व करना होता है, लिमिट सॉल्व करना होता है, और उसके बाद हम सबसे लास्ट में हमेशा कांस्टेंट लिमिट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो x का लिमिट है a to b, देन y का लिमिट आएगा y1 of x टू y2 of x, एंड देन लास्ट में z का लिमिट आएगा z1 xy टू z2 xy, और फिर हमारा फंक्शन f of x y z, देन dz dy एंड देन dx। इस प्रकार से हम इंटीग्रेशन को जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। भले ही हमको लेफ्ट हैंड साइड में dx dy dz गिवन हो, अब यदि इस तरह का कोई इंटीग्रेशन आ जाए जिसमें हमसे कहा जाए कि z जो है वो z1 xy से z2 xy या f1 of xy से f2 of xy तक हमारा बाउंडेड है, तो इस सिचुएशन में यहाँ पे देखिए क्लियर हो रहा है
कि z सबसे पहले z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें, z को x और y में लाएं, फिर हम पूरे फंक्शन को जो है y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें और y को x की टर्म में लेके आए, मतलब z जितने भी होंगे वो x और y में बदलेंगे इस z की लिमिट से। फिर हम वहां पे जब z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो कांसेप्ट हमारा ये चलेगा कि जो हमारा x और y है वो कांस्टेंट है। फिर यहाँ पे सेकंड केस में जो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो x y को कांस्टेंट मानते हुए z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें, जितने z होंगे वो x और y में चेंज होंगे। फिर x y का जो फंक्शन बचा उसमें हम y को x की लिमिट में रखेंगे, y के रेस्पेक्ट में सेकंड टाइम पे इंटीग्रेशन करेंगे x को कांस्टेंट मानते हुए, तो जितने भी x y थे उसमें y जितने होंगे वो सब x से चेंज हो जाएंगे इस लिमिट के माध्यम से। फिर हमारा जो पूरा कैलकुलेशन है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा x पे, फिर x का रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे और वहां पे जो कांस्टेंट लिमिट है उसको रखेंगे। मतलब कुल मिला के यही समझ में आ रहा है कि वेरिएबल लिमिट पहले फिर कांस्टेंट लिमिट को हम लेकर आते हैं। वेरिएबल लिमिट में भी एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना होता है कि जो टू वेरिएबल वाला लिमिट है वो सबसे पहले, फिर वो z का हो, x का हो या y का हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब यहाँ z की लिमिट x y में दी है, सपोज हमें कहा जाता कि y की लिमिट x और z की टर्म में है तो पहले हम y का रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, फिर ये देखते हैं कि सिंगल वेरिएबल कौन सा है, फिर लास्ट वाला जो कांस्टेंट है वो कौन सा है। तो इस आधार पे हम ये तय कर लेते हैं कि जब हमको एक कांस्टेंट और बाकी वेरिएबल लिमिट्स गिवन हो तो हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का जो ऑर्डर है वो किस प्रकार से सेट करते हैं। उम्मीद करेंगे कि ये स्टेप भी हमको केस नंबर 2 भी समझ में आया होगा। अब केस नंबर 3 में क्या होता है कि हमको यहाँ पे लिमिट्स जो है वो नहीं गिवन होगी। केस नंबर 3 में हमको बिल्कुल भी लिमिट्स जो है वो गिवन नहीं होती है। यहाँ पे हमको सिर्फ रीजन दे दिया जाएगा, कुछ डिफरेंट कर्व्स दिए जाएंगे और कर्व की इक्वेशंस दी जाएगी और कहा जाएगा कि आप इन डिफरेंट कर्व्स के बाउंडेड वॉल्यूम के अलोंग दिए गए फंक्शन का ट्रिपल इंटीग्रेशन जो है वो फाइंड आउट करें। तो वहां पे भी हम देखेंगे जब केस नंबर 3 की बात करेंगे कि कैसे डिफरेंट कर्व आते हैं, उसमें भी हम स्ट्रिप जो है वो पैरेलल लेंगे। अब स्ट्रिप पैरेलल कैसे लेना है अपने को, सपोज हमको z एक्सिस के अलोंग स्ट्रिप को पैरेलल लेना है तो z एक्सिस के अलोंग हम स्ट्रिप को पैरेलल लेंगे, z की लिमिट x और y में लाएंगे, फिर y को हम पूरे कैलकुलेशन को जब z के लिए सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी सिनारियो बिल्कुल क्लियर है। जैसे हम ये एक इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके बाद वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम में एक एक्सिस पे यदि हमने काम कर लिया z एक्सिस पे तो जो रिमेनिंग x और y वो अब सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है कहीं ना कहीं, और सरफेस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना हमको बड़े अच्छे से आता है। अब जैसे यहाँ पे y की लिमिट x के फॉर्म में गिवन है तो ये अच्छे से हमें समझ में आता है कि डबल इंटीग्रेशन में भी हम देख चुके हैं कि यदि डबल इंटीग्रेशन में ये सरफेस और ये लाइन इंटीग्रल हुआ z एक्सिस पे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, सरफेस और लाइन मिलकर क्या बना, वॉल्यूम बना। वॉल्यूम में हमने z को पहले सॉल्व किया, अब बचा सरफेस का डबल इंटीग्रल। उस डबल इंटीग्रेशन में एक लिमिट हमको मिलती है y इन टर्म्स ऑफ x, मतलब यहाँ पे स्ट्रिप को पैरेलल टू y एक्सिस किया और फिर हमने इंटीग्रेशन को सॉल्व किया। अब यदि यहीं पे सपोज ट्रिपल इंटीग्रल होता तो हम क्या करते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन में स्ट्रिप जो आता है ना बेसिकली उसका कंसेप्ट ये होता है कि जो मान लो हमारा जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में जब हम z एक्सिस के पैरेलल कोई एक पिलर लेते हैं या स्ट्रिप लेते हैं तो उस स्ट्रिप को हम एज्यूम कैसे करते हैं कि उसका जो प्रोजेक्शन है xy प्लेन पे वो कैसा आ रहा है और उस प्रोजेक्शन के तहत हम पूरा काम करते हैं क्योंकि z जो है वो x और y की टर्म में लिखा हुआ है। क्लियर? तो z एक्सिस में उस स्ट्रिप का या उस पर्टिकुलर रीजन का जो प्रोजेक्शन है वो xy प्लेन पे कहां से कहां तक चल रहा है तो हम इस xy के माध्यम से वो प्रोजेक्शन जो है xy प्लेन का कहां से कहां तक मूव करता है उसकी हम बात करते हैं। तो यहां से हम z को xy पे लाते हैं, फिर टू वेरिएबल पे आ गया आपका dx dy, फिर हम देखते हैं कि xy प्लेन में y जो है कहां से कहां तक कर्व टू कर्व मूव कर रहा है तो y को हम x की टर्म में लाते हैं एंड देन हमारे पास फिर हम देखते हैं कि x कांस्टेंट फॉर्म में x कहां से कहां तक चल रहा है तो x एक्सिस पे आया, xy प्लेन पे आया, xyz प्लेन पे या रिवर्स ऑर्डर में बोले तो पहले z एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप लिया जिसका प्रोजेक्शन xy प्लेन पे लिया, z xy की टर्म में लिखा, इंटीग्रेशन किया, देन हमने उसको xy प्लेन पे लाए, फिर हमने y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप लिया, y के लिए इंटीग्रेशन किया एंड देन x के लिए हमने फिर काम किया। तो इस प्रकार हम ट्रिपल इंटीग्रेशन को इस सिचुएशन में भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बाउंडेड रीजन में भी हमको यही होता है कि स्ट्रिप जो है वो कैसा लेना है, यदि स्ट्रिप नहीं लेना है तो भी बाउंडेड रीजन में हम बड़ी आसानी से
एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन जो है वो कर सकते हैं। हम इस पे कई सारे न्यूमेरिकल्स जो है आगे कवर करने वाले हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारा होगा नेक्स्ट सेशन में, इवेलुएट 0 to a 0 to x plus y e to the power x plus y plus z dz dy dx। देखेंगे केस नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कहां पे किस तरह की सिचुएशंस जो है वो अराइज होती है। अलग अलग केसेस में अलग अलग प्रकार के हम न्यूमेरिकल्स जो है वो कवर करेंगे और हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे कि कैसे हम वॉल्यूम इंटीग्रल को फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर डबल इंटीग्रेशन जैसा ही यहाँ पे काम होगा, सिर्फ एक एक्सिस बढ़ जाएगा, एक इंटीग्रेशन बढ़ जाएगा, तो हम उसके लिए भी अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इस इंटीग्रेशन में बात करें तो x और y आया, तो यहां से कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे x और y की लिमिट, तो स्वाभाविक सी बात है कि x y आया मतलब ये z की ही है। फिर जैसे केवल x आया तो ये y का है, और कांस्टेंट आया मतलब ये x के लिए। हालांकि यहाँ पे ऑर्डर भी अपने को दिया है dz dy dx, तो काफी हद तक हमको ये मदद मिल जाती है कि dz मतलब पहले z के लिए आया, फिर dy मतलब y के लिए आया, और dx मतलब x के लिए आया। यदि ऑर्डर आपको डिफरेंट करके भी दिया होता तो भी हम यह समझ सकते हैं कि x y आया मतलब z की लिमिट, x आया केवल मतलब y की लिमिट, और कांस्टेंट आया मतलब x की लिमिट। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आपको आज का पूरा सेशन जो है टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा कि कैसे हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन या ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है वो वॉल्यूम इंटीग्रल का समझे। हमने एवेल्युएशन के डिफरेंट केसेस डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे लेने जाएंगे केस नंबर फर्स्ट एग्जांपल। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।